वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग का सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक आपको याद होगा लास्ट चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आया था, जिसमें हमने ये देखा था कि करंट जब भी हम किसी कंडक्टर से पास कराते हैं तो दैट प्रोड्यूसेस हीट इन दैट कंडक्टर। उसे हमने नाम दिया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हमारे पास एक और इफेक्ट आ रहा है करंट का, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी वायर से करंट को पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो क्या क्या है इसमें बात करते हैं। ये हमारे टॉपिक्स हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑस्टेड ने बताया था एक एक्सपेरिमेंट करके, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। एम्पेयर स्विमिंग रूल, मैक्सवेल्स रूल और राइट हैंड थंब रूल देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए। एक सिंपल एक्टिविटी होती है मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए आयरन फिलिंग्स के थ्रू। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बार मैग्नेट, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, सर्कुलर लूप होगा, सोलेनॉइड होगा जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। फोर्स देखेंगे करंट कैरिंग वायर पर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडे एक्सपेरिमेंट की बात होगी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और एसी जनरेटर। ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, ऑस्टेड ने इसके बारे में बताया था और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ये पता लगा था कि जब भी किसी वायर से करंट पास होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इनविजिबल क्वांटिटी है, हमें दिखाई नहीं देती है। तो उसको देखने के लिए हम एक स्पेशल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास। आपने सुना होगा इसके बारे में। मैग्नेटिक नीडल या कंपास ये वो डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करती है। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमें ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ने हेल्प की थी। इन्होंने HC ऑस्टेड इनका पूरा नाम है, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक सेल या बैटरी ली, उसे एक सर्किट से जोड़ा और की को जब उन्होंने क्लोज़ किया, अभी तो फ़िलहाल क्लोज़ नहीं है, की को क्लोज़ करेंगे तो करंट पास होगी। उसके नीचे रखी एक मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास। इसका ये जो ऑरेंज कलर है ये ब्लू नॉर्थ पोल को बता रहा है और ब्लू पोर्शन साउथ को बता रहा है। करंट पास की, करंट पास होते ही मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। एक बार फिर से देखेंगे, अभी करंट पास नहीं हो रही है, मैग्नेटिक नीडल स्टिल है। करंट पास करते हैं तो करंट पास होते ही मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन इस बात को बताता है कि करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है, और इसी को हम जो बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है, व्हेन करंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू ए वायर प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक नीडल केप्ट डायरेक्टली बिलो द वायर, द नीडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है, जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने पर पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल भी, डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल भी रिवर्स हो रहा है। और ये तभी होता है जब हमारे पास करंट की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने बैटरी के टर्मिनल से रिवर्स कर दिए हैं। बैटरी के टर्मिनल से रिवर्स करने से करंट पास हुई, मैग्नेटिक नीडल और ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। When current was reversed through the wire, the needle was found to deflect in the opposite direction to the earlier case। ठीक है, हम ये बात कर ही चुके हैं। तो बढ़ाते हैं रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकलेगी। तो उसके लिए है रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें सबसे पहले आता है एम्पियर स्विमिंग रूल या SNOW, स्नो रूल भी कहते हैं। इसमें फुल फॉर्म है साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट। क्या मतलब है अभी समझ लेते हैं। इसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास मान लेते हैं ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है, यहाँ आपके पास ईस्ट होगा, आप जानते ही हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में साउथ से नॉर्थ अगर कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है,
ये पर्सन स्विमिंग कर रहा है और इसमें करंट इसके फीट से एंटर करती है और इसके हेड से बाहर निकलती है, तो साउथ टू नॉर्थ करंट की डायरेक्शन होगी, इसलिए साउथ टू नॉर्थ। ओवर वेस्ट का मतलब इसका जो वेस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन में इसका लेफ्ट हैंड जा रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ इसके नीडल का डिफ्लेक्शन होगा। देखते हैं क्या है। नीडल बिलो द स्विमिंग पर्सन रखी गई है, करंट पास करा रहे हैं, तो नॉर्थ टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है। तो यही हमारा रूल है, दैट इमेजिनिंग अ मैन हु स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, पर्सन उसमें स्विमिंग कर रहा है उसी डायरेक्शन में, फेसिंग अ मैग्नेटिक नीडल केप्ट अंडर हिम सच दैट करंट एंटर्स हिज फीट, देन उस कंडीशन में जो नॉर्थ पोल होगा ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट। इसे हम कहते हैं स्नो रूल। इसे पॉज करके नोट कर लेंगे इफ रिक्वायर्ड। दूसरा रूल आता है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर पहला नहीं समझ में आए तो दूसरा रूल यूज हो सकता है। ये कहता है कि अगर आप टिप ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रू करंट की डायरेक्शन में मूव करता है, तो जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये रोटेशन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मिल जाएगी। ये रिवर्स में घुमाया हमने इसको, अगर हम स्क्रू को रिवर्स में इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो टिप ऑफ द स्क्रू विल कम डाउन एंड दैट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में टिप ऑफ द स्क्रू होना चाहिए, रोटेशन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही है, इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट through a linear conductor, then the direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic field lines of the force around the conductor। इसे भी अगर आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल, ये सबसे सिंपल माना जाता है। ये कहता है अगर आपके राइट हैंड में आपने इमेजिन किया है एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, सच दैट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपके हैंड की पोजीशन होगी। थंब करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, कर्वेचर ऑफ फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगा। इस कंडक्टर के लिए जिसमें आपने करंट को दिखाया है थ्रू थंब, तो जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है, ये कर्वेचर ऑफ फिंगर है, ये आपको बताएगा अबाउट बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको थोड़ा इस तरीके से दिखा देते हैं। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। If a current carrying conductor is imagined to be held in right hand such that thumb points the direction of current, then tips of the fingers encircling the conductor will give the direction of magnetic field lines of the force। ठीक है, इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे as required। अब एक छोटी सी एक्टिविटी की जाती है। हमारे पास ये एक प्लेन सरफेस है, इसमें हमने ये आयरन फिलिंग्स डाली हैं, चारों तरफ फैल गई हैं। फिर से देख लेंगे, आयरन फिलिंग्स का मतलब है यहाँ पर आयरन पाउडर डाला जा रहा है, बहुत ही फाइन पाउडर फॉर्म में आयरन फिलिंग स्प्रिंकलिंग कर दी है। अब यहाँ पर हम एक कंडक्टर रखेंगे और उससे करंट पास कराएंगे। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमने आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर हमने आयरन फिलिंग्स डाली हैं। अब एक मैग्नेट रखेंगे तो देखते हैं इनकी पोजीशन किस तरीके से चेंज होगी। ये एक मैग्नेट रखने से ये जो आयरन फिलिंग्स हैं अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेती हैं। ये जो आप इसमें लाइंस देख पा रहे हैं एक्चुअली यही होती हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे इनकी जो डेंसिटी है ये पोल्स पर बहुत ज़्यादा है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर पोल पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेटिक डाइपोल और ए बार मैग्नेट, उसकी शेप अगर देखेंगे बार मैग्नेट की वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमें कुछ इस तरह से मिलती हैं। ये इसके अंदर भी जाएंगी, यहाँ से स्टार्ट होकर इधर पहुँचती हैं, क्लोज बनती हैं। फिगर में अगर नहीं भी बनाया है तो आप बनाएंगे ज़रूर, कंप्लीट करेंगे और ध्यान रखेंगे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, पूरा बना लेना है इसको। ठीक है, इसे भी पॉज करके नोट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें आता है हमारे पास पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय कन्वेंशन दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स एट द साउथ पोल। ये नॉर्थ से साउथ जाती हैं आउटसाइड मैग्नेट, फिर मैग्नेट के अंदर भी जाती हैं साउथ से नॉर्थ। तो ये बाय कन्वेंशन माना गया है कि इनका जो बाहर निकलना है वो नॉर्थ पोल से है और एंटर होना है साउथ पोल पर।
दूसरी है इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसा बात कर ही रहे थे। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस घूम के वहीं आ जाती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवर क्रॉस ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन two magnetic fields would exist and the compass needle would point to two directions which is not possible। वो क्या रहा है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो इंटरसेक्ट करने लगी तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगा और एक टेंजेंट इधर बन जाएगा। एक ही पॉइंट पर दो दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड्स। जितनी लाइंस क्राउडेड होंगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी स्पेयर्स होंगी, जितना दूर होंगी उतना लाइंस दूर होने पर इंडिकेट करेंगी वीक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसा हम सब जानते ही हैं। इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे इफ रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है? एक प्लेन पेपर लिया हमने, उस पर एक स्ट्रेट कंडक्टर अज्यूम किया, उससे करंट पास कराई है। करंट को जैसे ही पास कराएंगे, सर्किट क्लोज किया, की क्लोज की, करंट बनी, ये करंट पास होने लगी। तो अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आ गया। आप देख लीजिए, करंट की डायरेक्शन में हमने थंब को रखा हुआ है, ये करंट की डायरेक्शन में रखा है। तो जो एक कर्वेचर ऑफ फिंगर्स है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करके बता रहा है। ये रही वो डायरेक्शन जो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स की फॉर्म में है। तो सर्कुलर फॉर्म में लाइंस आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो आप जानते ही हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। इस बार पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई है सेल्स की, और करंट रिवर्स में, ये करंट आपकी बार डाउनवर्ड, तो थंब को नीचे की तरफ किया तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। ये हमारी डायरेक्शन है कर्वेचर ऑफ फिंगर्स की, तो यही डायरेक्शन है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की भी। ठीक है, इसे पॉज करके नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बनाना आना चाहिए। ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रहा है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा ये, इंडिकेटेड बाय आयरन फिलिंग्स। जैसे हमने आयरन फिलिंग्स के थ्रू बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखा था, अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फील्ड देखेंगे। ये कुछ ऐसा है, ये भी आयरन फिलिंग्स की पोजीशन को ही इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है डिफरेंट व्यूज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ ए कॉइल। सपोज अगर एक सर्कुलर कॉइल लूप है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ये हमारा एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसमें आप करंट पास कराएंगे। ये करंट पास जैसी ही होती है, देखेंगे करंट इस तरीके से जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो हमें कुछ ऐसी दिखेगी। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बनाया है, और ये अंदर जाने लगी है, ये बोर्ड के अंदर जा रही है। ये डायरेक्शन हम बोर्ड के इनवर्ड मानते हैं, तो उसको डाउन भी बोला जा सकता है आपकी कॉपी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं, पहले वाले फिगर में, इस फिगर में हमने इसको फ्रंट फेस से देखा है, अब हम इसको साइड व्यू से देख रहे हैं। तो साइड व्यू में जब हम करंट एंटर करा रहे हैं तो ये साइड व्यू से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ऐसी दिखती है। अब दोनों में से जो भी डायग्राम बनाना आपको ईजी लगता है आप प्रेफर कर सकते हैं। ये भी पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेंगे इसको भी, ज़रूरत है तो पॉज करके नोट भी करेंगे। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट इन ए सोलेनोइड। सोलेनोइड होता है एक कॉपर वायर जो कि हेलिकल फॉर्म में रखी गई है, उससे जब हम करंट पास कराते हैं तो वो भी एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। देखेंगे ये हेलिकल फॉर्म में वायर, कॉपर वायर, और अभी हम इससे करंट पास कराएंगे तो ये करंट पास होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई हैं, परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और आप देख रहे होंगे जहाँ से करंट एंटर हो रही है, ध्यान रखेंगे, जहाँ से करंट एंटर हो रही है जिस एंड से, वहाँ पर बन जाता है साउथ पोल, और जिस एंड से करंट बाहर आ रही है सोलेनोइड में, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब ये बिहेव कर रहा है नॉर्थ पोल की तरह, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, साउथ और नॉर्थ, इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे, ज़रूरत है तो। टिप है यहाँ पर, जो बात हम कर ही रहे थे, करंट एंटर होगी तो साउथ और करंट बाहर आएगी तो नॉर्थ। अदरवाइज करंट एंटर होने पर अगर आप लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करेंगे इसको, व्यू यहाँ से होगा आपका, तो आपको एक क्लॉकवाइज दिखेगी। क्लॉकवाइज का मतलब साउथ होता है,
और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ होता है। ठीक है, इसे भी नोट कर लेंगे। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। अभी तक तो हम बात कर रहे थे मैग्नेट की। मैग्नेट मतलब डायरेक्ट बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड का बनना, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हम सोलेनॉइड की मदद से ही बनाते हैं। इसमें एक बेस रॉड होगी और इसके ऊपर सोलेनॉइड बनाया जाएगा, और इस सोलेनॉइड से जब हम करंट पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट पास होने पर मैग्नेट और करंट ऑफ होने पर नॉन मैग्नेट बन जाता है। करंट पास की ये छोटे छोटे हमने आयरन नेल्स रखी हैं इसके एंड्स पर। करंट पास करते ही, करंट पास होते ही ये मैग्नेट बनता है, और इसके मैग्नेट बनते ही ये आयरन फिलिंग्स इसमें अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वर्किंग को। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये तो देख ही लिया कि एक मैग्नेट के सामने जब दूसरा मैग्नेट रखते हैं तो हमेशा फोर्स लगता है, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। और ये भी हमने पढ़ा कि एक कंडक्टर जिससे करंट पास हो रही है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के पास रखते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर डेफिनेटली फोर्स लगना चाहिए। कितना फोर्स लगना चाहिए उसकी बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या है। ये एक स्टैंड है, यहाँ से मेटल का बनाया हुआ स्टैंड है, पूरा मेटल वायर कनेक्शन, इसमें कंडक्टर लगा दिया गया है, और इसमें अब हम करंट पास कराने जा रहे हैं। जैसे इस कंडक्टर में करंट पास करेंगे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इस पर फोर्स लगाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा मैग्नेट रखा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दिख रही हैं। करंट पास करेंगे तो करंट पास होकर ये देखिए डिफ्लेक्शन आया है। ये डिफ्लेक्शन एक बार फिर से देख लेंगे। करंट पास करने पर डिफ्लेक्शन, करंट पास होते ही डिफ्लेक्शन, यानी कि जो मैग्नेट है वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगा रहा है। तो इस फोर्स के बारे में हमारे पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा एडिशनल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि जो ये फोर्स लगेगा इस वायर पर, ये डिपेंड करता है एक तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड आप लेकर आए हैं उसकी स्ट्रेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में होता है इस वायर से पास होने वाली करंट पर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर। कंडक्टर की लेंथ कितनी है इस पर भी। ये तीन फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। फोर्स जो लगा है उसकी डायरेक्शन के लिए रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। ये कहता है अगर आपने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखा है, ये फर्स्ट थंब, ये फर्स्ट फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर, इस सेंट्रल फिंगर अगर करंट की डायरेक्शन को बता रही है और थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ, तो जो थंब होगा वो भी आपको फोर्स बताएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इफ सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टू करंट, फोर फिंगर पॉइंट्स टू मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर फोर्स ऑन द कंडक्टर कैरिंग करंट। इंपॉर्टेंट रूल है, जरूर मार्क करके रखना, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे ज़रूरत है तो। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इस फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। ई एम एफ, ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एफ फॉर फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड। ई इसमें इलेक्ट्रिक करंट को बता रहा है, ये ई, ये एम और ये एफ। ठीक है, ई एम एफ की फॉर्म में याद रहता है। तो ये अगर हो गया है तो अब बढ़ते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आगे। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट है फैराडे का। फैराडे, माइकल फैराडे नाम है इनका पूरा, और इन्होंने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना बताया था। यहाँ पर हम जो देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं, ये जो जी है, जी का मतलब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से है, और गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिफ्लेक्शन शो करती है करंट पास होने पर। करंट के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत होती है, आप जानते हैं, बट इस पूरी एक्टिविटी में हम कहीं पर भी बैटरी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम देखेंगे कुछ और बात। आपने देखा, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे ही मैग्नेट को, इस मैग्नेट को जैसे ही हम लेफ़्ट लेकर जा रहे हैं, मैग्नेट के मूवमेंट से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, और वो सिर्फ तभी आता है जब यहाँ करंट बनती है। तो ये करंट करंट का प्रोडक्शन हुआ, और साथ ही साथ यहाँ भी डिफ्लेक्शन आया, यहाँ भी करंट बनी है, और वो करंट बिल्कुल पहले वाले के रिस्पेक्ट में रिवर्स है। देख लेंगे एक बार।
ठीक है। फिर से दोनों कॉइल में जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स आई है, दोनों में अपोजिट आई है। ऐसे नीचे वाले में देख लेते हैं। फिर से यहाँ भी रिवर्स हुई है। तो ये बेसिकली बता रहा है हमें कि जब भी हम किसी मैग्नेट को किसी सर्किट के रिस्पेक्ट में मूव कराते हैं, चाहे मैग्नेट को मूव करा दो चाहे सर्किट को मूव करा दो, यहाँ पर एक खास फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? ये एक मैग्नेट है, इसके चारों तरफ बहुत सारी लाइंस होती हैं। इस सर्किट से भी कोई लाइन पास नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को हम इस सर्किट के साथ मूव कराएंगे, इसमें लाइंस का नंबर बनने लगेगा। जैसे जैसे लाइंस का नंबर बढ़ेगा या कम होगा, सर्किट में करंट डेवलप हो जाती है। प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखेंगे जैसे जैसे पास लेकर आ रहे हैं, ये मूवमेंट जैसे ही रुका करंट ज़ीरो हो गई, लेकिन जब तक मूवमेंट होगा तब तक करंट मिलेगी आपको। जैसे ही मूवमेंट बंद करेंगे करंट बंद हो जाएगी, जब तक मूवमेंट बनेगा करंट भी मिलेगी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो करंट का बनना। इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रो, मैग्नेट की मदद से मैग्नेटिक, लेकिन ये बिना टच किए होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इंडक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बोलते हैं ये जो लाइंस का नंबर है इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली और कुछ नहीं है, ये है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर जिसको हमने नाम दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लिंक्ड विद द कॉइल जब भी चेंज होगा, चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग एट डिफरेंट एंगल्स एट द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। ये यही कहा इन्होंने कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो सर्किट में करंट डेवलप होती है, और इसी के बारे में ऑब्जर्वेशन है। रिलेटिव मोशन देखो बिटवीन कॉइल और मैग्नेट, इंड्यूस्ड पोलैरिटी आएंगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो रहे थे, पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ये भी डिफरेंट था। इंड्यूस्ड करंट, जो करंट डेवलप होती है उसका नाम है इंड्यूस्ड करंट, और जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। जब तक मोशन था तब तक करंट और वोल्टेज मिल रहे हैं, जैसे ही मोशन खत्म हुआ करंट और वोल्टेज भी गायब हो जाते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि कॉइल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट, और बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर, बट देयर मस्ट बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट, और इसी की वजह से करंट एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इज लार्ज if the relative velocity between the coil and the magnet and hence the rate of change of flux across the coil is more। जितना तेज़ी से आप मूव कराएंगे उतना ज़्यादा अमाउंट करंट का डेवलप होगा। ये हमारा कंक्लूजन है। इसे अगर ज़रूरत है तो नोट कर सकते हैं पॉज करके। फैराडे का सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इसमें हम देख रहे हैं हमें दो कॉइल मिली है P और S, करंट पास कर आते हैं तो दूसरे में जैसे ही करंट पास हो रही है करंट ऑफ कर रहे हैं, एक में हम करंट ऑन कर रहे हैं एक में ऑफ कर रहे हैं। ऑन ऑफ के टाइम पर करंट डेवलप हो रही है दूसरी कॉइल में, एस फॉर सेकेंडरी है, सेकेंडरी कॉइल, पी फॉर प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में करंट ऑफ करें या ऑन करें, दोनों ही सिचुएशन में ये सेकेंड कॉइल में इफेक्ट डालता है। तो व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड करंट ग्रोज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द primary coil. This changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces EMF in the secondary coil. Or induced EMF and hence reflection in galvanometer last only as the current in the primary coil and hence the magnetic flux in the secondary coil change. क्या कहा है कि जब तक यहाँ का चेंज बनेगा तब तक वो यहाँ चेंज क्रिएट करेगा और करंट बना कर रखेगा। यहाँ के लिए भी वही बात है, बस जैसे ही वो चेंज बंद हुआ, चाहे ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन वाली सिचुएशन में, दोनों ही कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर का वो ख़त्म हो गया। यानी कि करंट बना सकते हैं मैग्नेट को मूव करा के, चेंज करा के फ्लक्स को, बट वो फ्लक्स चेंज कंटिन्यू रहना चाहिए। जिस मोमेंट पर फ्लक्स का चेंज बंद किया उसी मोमेंट पर करंट जो डेवलप हुई थी वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगर, तो व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन करंट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू वैल्यू टू जीरो वैल्यू। बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है,
ये आपके नोट्स में नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसेस changing magnetic flux across the primary coil. This changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces current or in the EMF in the secondary coil. However, note that the direction of the current in the secondary coil is reversed and hence the deflection in the galvanometer is opposite to the previous case. ये बात हम वहीं पर मेंशन कर चुके हैं, पीछे जाकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है, थोड़ा हायर ही हो जाता है, इतनी ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी हम जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देते हैं। फैराडे ने कुछ रूल दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना के, जिसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ था दैट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit, then an EMF and hence a current is induced in the circuit. This is known as electromagnetic induction and it lasts so long as the magnetic flux is changing. जैसे ही चेंज बंद करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, पहला रूल। दूसरा रूल है कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आएगा, उसके लिए है ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। हम यहाँ पर फाई से फ्लक्स को डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो d∅/dt ये मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का रेट ऑफ चेंज को। ईएमएफ या वोल्टेज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू साथ में कांस्टेंट आता है, d∅/dt आएगा, ये dt यहाँ होना है, d∅/dt और E इज इक्वल टू d∅/dt, कांस्टेंट की वैल्यू हमने 1 मान ली है, और φ2 - φ1 ये चेंज इन फ्लक्स है, दो वैल्यूज़ का, बिफोर और आफ्टर का t रख दिया हमने, ठीक है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप अगर इसे नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट आ रही है उसके लिए रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, ऐसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। इसमें हमें राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, फिंगर्स की पोजीशन वही होगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट फिंगर फिर से मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, थंब फिर से फोर्स या मोशन बता रहा है, और सेंट्रल फिंगर फिर से करंट बता रही है। बस फ़र्क इतना है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में यहाँ पर जो थंब था, थंब को हमने देन की कंडीशन में रखा था, इस बार हम सेंट्रल फिंगर को देन की कंडीशन में रखेंगे, यानी कि पहले इन दोनों को सेट करना है, उसके बाद आप करंट की बात बोलेंगे। तो इफ सेंट्रल फिंगर एंड फोर फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फोर फिंगर पॉइंट्स टू मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब पॉइंट्स टू द मोशन और फोर्स। तो आप देख ही रहोगे, पहले हमने इन दोनों की बात की है, देन सेंट्रल फिंगर, आखिरी में सेंट्रल फिंगर पर आएंगे, then central finger points to the direction of induced current in the conductor। इंपॉर्टेंट रूल है, इसे जरूर नोट करना है, याद भी करना है, पेपर में ये पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। लास्ट में हमारे पास आ रहा है एसी जनरेटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर काम करता है। एक ऐसी डिवाइस जिसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराना। यहाँ पर दो मैग्नेटिक पोल्स लिए हमने, नॉर्थ और साउथ, सेमी सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में। इनके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगाई है PQRS, इसमें एक स्लिप रिंग है R1 और एक ब्रश है उसके साथ B1 कनेक्शन बनाने के लिए। ऐसी एक स्लिप रिंग R2 है और एक ब्रश है B2, और इनको सर्किट में कनेक्ट कर दिया है, लोड से कनेक्ट कर दिया है। जिस डिवाइस को आपको चलाना है वो यहाँ लगेगी। इसमें एक हैंडल होगा, यहाँ पर एक्सेल होगी इसकी, और इस एक्सेल को जब हम रोटेट करेंगे, ये रोटेशन होगा इसका, तो यहाँ से रोटेशन की वजह से यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से करंट डेवलप होगी और वो करंट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। एसी जनरेटर इसी फिनोमेना पर काम करता है। ये रोटेशन होगा, करंट डेवलप हुई, इसी तरह से ये जब पोजीशन चेंज होगी तो करंट फिर से रिवर्स हो जाएगी। आप देखो, ये आधे रोटेशन के बाद ये फिगर बनाया गया है, तो यहाँ P से Q की डायरेक्शन में करंट जा रही है, जबकि यहाँ Q से P की डायरेक्शन में करंट आ रही है नीचे, यानी करंट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, इसलिए यहाँ प्रोड्यूस होने वाली करंट होती है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का A और करंट का C बनाकर इसको AC कहा जाता है, AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट। पोलैरिटी चेंज करती है, डायरेक्शन भी चेंज करती है। AC जनरेटर और AC डायनेमो और अल्टरनेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होगा। ठीक है, आप इस डायग्राम को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। प्रिंसिपल है, एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ और साउथ पोल का, आर्मेचर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, स्लिप रिंग्स हैं R1 R2, ब्रशेज हैं B1 B2, और एक लोड रेजिस्टर होता है।
वर्किंग क्या है कि लेट द आर्मेचर बी रोटेटेड इन सच अ वे दैट द आर्म पी क्यू गोज डाउन एंड आर एस कम्स अप फ्रॉम द प्लेन ऑफ डायग्राम. Induced EMF and hence current is set up in the coil because of electromagnetic induction. वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन है पी क्यू आर एस आर टू बी टू बी वन आर वन पी. ये पूरा लूप बन गया है. आप पिछले फिगर में जाकर पीछे जाकर चेक कर सकते हैं. इसी तरह से हाफ रोटेशन के बाद कॉइल में आर्म पी क्यू कम्स अप एंड आर एस गोज डाउन. ये रिवर्स हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड में करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी और ये रिवर्स में कुछ ये सीक्वेंस बनेगा. आप पीछे जाकर चेक कर सकते हैं इसको भी. तो इफ़ वन वे ऑफ द करंट इज टेकन पॉजिटिव देन अनदर वी हैव टू टेक नेगेटिव. और ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला नेचर ही करंट को अल्टरनेटिंग करंट बनाता है. तो देयरफॉर द करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग एंड द करस्पॉन्डिंग वेव इज साइन्यूसॉइडल. साइन्यूसॉइडल का मतलब है यहाँ पर जो वेव बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी. ये इस तरह का ग्राफ बनाया जाता है. आपको ये नोट्स में भी मिल जाएगा. इस तरह का केस मिलता है. ठीक है. तो ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट है. और बाकी बस ये इसमें थ्योरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ तक आते आते ही हमने इसे कंप्लीट कर लिया है. ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है. इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज के लिए अगर आप देखना चाहें तो थ्योरेटिकल पार्ट इसका डेरिवेशनल फॉर्म में है. यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. इसमें कॉइल को रोटेट किया है. कॉइल के रोटेशन से जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला थोड़ा हायर लेवल पर पढ़ाई गई चीज़ें हैं. आपके सिर्फ एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहे हैं. जो पढ़ना चाहते हैं देख सकते हैं. थीटा इजिकल्स टू ओमेगा टी था तो फाई का फॉर्मूला बी एन कॉस ओमेगा टी. ये थोड़ा हायर लेवल की चीज़ें हैं. जस्ट एक फार्मूला मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको. जो फार्मूला फॉर्म बनती है अल्टरनेटिंग करंट की और जो हम ग्राफ बना रहे थे वो आप यहाँ देख सकते हैं. ये इस तरीके से बनता है. ठीक है. बट ये पोर्शन आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये आपके स्टैंडर्ड से ऊपर की चीज़ें हैं. तो ये सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज था. बाकी आप पिछले कॉन्सेप्ट तक ही इसको रेडी रखें. ठीक है. तो यहीं पर अगर ये कंप्लीट होता है बाकी तो सब कुछ आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा. तो ये कंप्लीट हुआ है. बाकी कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी बुक में भी मिल जाएंगी, नोट्स में भी हैं. और इसी के साथ हमने ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट किया. तो अब हम इसमें बस एक चैप्टर के साथ बचते हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखेंगे हम डिस्कशन में. अब इसके बाद बचता है हमारे पास एक लास्ट चैप्टर कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है. उसके बारे में बाद में बात होगी. वो सब अगली क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर. गुड बाय.